हेलो स्टूडेंट्स, जय CLC। मैं किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम CLC सीकर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशन में एक दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, किसी वस्तु का पलटना, टॉपलिंग ऑफ ए बॉडी। इस टॉपिक को अपन शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और मैं यहां बता दूं पहले आपको, और वो पॉइंट है बल युग्म, फोर्स कपल। फोर्स कपल जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, छड़ मान लेता हूं। ये छड़ जिसका मास कैपिटल M है, लंबाई L है, और ये अपने सेंट्रो मास के परितः है, घूमने के लिए स्वतंत्र है। या मान लो इसको अपन किसी चिकनी सरफेस पर ऐसे रखे हुए हैं, ये सरफेस इसको ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल फ्री है। या फिर इसको अपन सेंट्रो मास से क्लिकित कर दें और इसके बाद रोटेशन के लिए फ्री है। क्लियर? और फिर हम क्या करते हैं, एक बल अपन यहां लगा रहे हैं F, दूसरा उतने परिमाण का बल यहां लगा रहे हैं। ओके, वस्तु पे दो बल लगाए जा रहे हैं। कैसे? समान परिमाण के और दिशा में विपरीत। तो ऐसे में जो पहला बल है इसकी दिशा में अपन खींच दें स्पर्श रेखा, दूसरा बल है इसकी दिशा में अपन खींच दें स्पर्श रेखा। दोनों स्पर्श रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये एक्शन लाइन ऑफ फोर्स। ये सब क्या है? बल की क्रिया रेखाएं हैं। ये भी बेटा जी दूसरा जो बल है उसकी एक्शन लाइन ऑफ फोर्स है। क्या दोनों सहरेखीय हैं? क्या सहरेखीय और समांतर दोनों शब्द अलग हैं। ये देखें आप इसमें कि दोनों मान लो इस तरह से, दोनों कैसे सहरेखीय भी हैं और समांतर भी हैं। ये समांतर तो है पर सहरेखीय नहीं है। एक रेखा से गुजरना कहलाता है सहरेखीय को लीनियर। तो क्या ये दोनों फोर्स सहरेखीय हैं? नहीं है। क्या दोनों समांतर हैं? या समांतर प्रति समांतर आप दोनों मान लें, जैसे अभी प्रति समांतर मान लें आप, कोई समस्या नहीं है, पर आप इनको सहरेखीय तो नहीं बोल सकते ना। क्लियर? अच्छा, अब मान लो मैं यहां से इसको कर दूं किलकित। ध्यान दें आप एक अच्छी सी बात पर। ये मान लो मैं यहां इसको कर दूं किलकित, एक फोर्स यहां लगाता हूं और एक यहां लगाता हूं। जैसे एक फोर्स मैंने यहां इस तरफ लगा दिया, एक मैं यहां लगा दूं, तो उससे क्या होगा? इस वस्तु में घूमने की टेंडेंसी आएगी। और जब घूमने की टेंडेंसी आएगी वो आप जानते तभी आती है क्योंकि आप जानते हो रेस्ट में पहली वस्तु है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। घूमना कब शुरू करेगी? तो तभी शुरू करेगी जब इस पे कोई बाह्य नेट बल लागू आरोपित किया जाएगा। वही सिस्टम है NLM के अकॉर्डिंग। आप फोर्स के लिए था, आप इसको टॉर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे अपन ये फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरह से, तो वस्तु यहां पर घूमना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब इस पे बल आघूर्ण लगा है। अर्थात जब किसी वस्तु पर दो समान परिमाण के और विपरीत दिशा वाले बल आरोपित किए जाते हैं तो क्या करते हैं? एक बल युग्म यानी बल का जोड़ा बनाते हैं और उससे एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है और उसी से फिर वस्तु क्या करती है? घूमना शुरू कर देती है। और इस बल आघूर्ण का जो मान है वो बेटा क्या है? इस बल आघूर्ण का जो मान होता है वो इस तरह से होता है कि एक बल का परिमाण इनटू दोनों बलों की एक्शन लाइन ऑफ फोर्स के बीच लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी, इसी को हम कहते हैं आघूर्ण भुजा, मोमेंट आर्म। तो एक बल का परिमाण हम ले लें यहां पर, मान लो कोई सा भी फोर्स F, और फिर हम इन दोनों के बीच की दूरी, आप मान लो छड़ की लंबाई L है, तो ये लो साहब इतना इस पे टॉर्क अप्लाई हो रहा है। एक बल का परिमाण आपको लेना होता है। अब देखो, यदि अब इस पे ये टॉर्क लग गया है, जैसे मैं इसको ऐसे कह दूं यहां टॉर्क लग गया, तो आप जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? I अल्फा। दोनों की तुलना करेंगे तो देखो इसमें ये हमारे पास I अल्फा इज इक्वल टू हो गया F इंटू L, और इससे सोल्व करने पे अल्फा हमारे पास आ गया FL अपॉन I। बात सही है? तो किसी वस्तु पर दो समान परिमाण के बल
विपरीत दिशा में इस प्रकार से लग रहे हो कि दोनों सहरेखीय नहीं हो, उनके बीच की कोई दूरी निश्चित हो, उस कंडीशन में इसका बलागुण है वो अशून्य होगा और वस्तु फिर कोणीय त्वरित होगी, उसका अल्फा उत्पन्न हो जाएगा। तो अब ये प्रश्न पूछा गया है एक कि अल्फा 0 कब होगा और नॉन जीरो कब होगा। इस केस में अल्फा 0 कब हो सकता है, जब ये एल आप एफ तो पर अप्लाई कर रहे हो, वस्तु जड़ तो आगुण भी है पर एल यहाँ पे क्या आगुण बुझा है, वो आप शून्य कर सकते हो। आप दोनों बल से एक बल आप यहां लगा दो, जैसे इस बल को मैं यूं कर दूं, देखो यहां इन बलों को आप इस प्रकार से कर दो कि एक बल आप यहां लगा दो, दूसरा बल यहां लगा दो। अब दोनों बल कैसे हो गए, सहरेखीय, इसकी भी एक्शन लाइन यहां से पास हो, इसकी भी एक्शन लाइन यहां से पास हो रही है, तो इसका टॉर्क आर्म कितना हो गया 0, तो बलागुण भी कितना शून्य हो जाएगा। बात बताइए है ना। तो ये बड़े अच्छे से ध्यान कर लेना कि अल्फा कब 0 और कब नॉन जीरो है। 0 कब होगा बताइए साहब, 0 तब होगा जब दोनों बल कैसे हों, सहरेखीय हों। समझ गया ना, ठीक बात। तो ये पॉइंट आपको बड़े विशेष तौर से ध्यान रखना है। और इस पे एक दो क्वेश्चन भी हैं, इस पे एक दो क्वेश्चन भी हैं, वो भी आप मॉड्यूल में देख लें। आप मॉड्यूल खोलो, देखो मैं आपको बताऊं उसकी लोकेशन। इसमें एक है क्वेश्चन आपका स्टेज फर्स्ट का 27, स्टेज फर्स्ट का 27 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो एक वस्तु पर दो समान परिमाण के और दिशा में विपरीत बल लग रहे हैं तथा वस्तु नियत कोणीय त्वरण से घूर्णन कर रही है, उसका अल्फा नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। तो बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की निम्न में से कौन सी दूरी संभव नहीं है, अल्फा नॉन जीरो है, तो उनके बीच दूरी क्या संभव नहीं है, जीरो नहीं है। जीरो अगर हो जाएगी तो अल्फा 0 हो जाएगा, तो अल्फा तो नॉन जीरो है ना, तो अल्फा को नॉन जीरो करने का मतलब यह है कि एल या टॉर्क आर्म जो अपन यहां ले रहे थे उसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो ये बात इसमें आ जाएगी। दूसरी बात एक और है कि निश्चित दूरी पर इसे दो समान तथा विपरीत बल कार्यरत हैं, किसी दूरी पे बल लग रहे हैं, तो इस वस्तु में सेंट्रोमास के परितः क्या होगा, गुणन होगा। जहां रोटेशन जो होगा वो सेंट्रोमास के परितः होगा। जैसे इसमें ये बात आप नोट कर लो, लिख लो इस बिंदु को, किसी वस्तु पर निश्चित दूरी पर इसे दो समान तथा विपरीत बल कार्यरत हो तो वस्तु में सेंट्रोमास के परितः गुणन होगा। अब जैसे इस वाले में आपसे पूछेंगे ऐसे बल आपने आरोपित कर दिया, तो आरोपित करने के ठीक पश्चात इसमें कितना ओमेगा होगा, टॉर्क मान लो आपने अप्लाई कर लिया, तो इससे इसका ओमेगा भी आप निकाल सकते हो, अल्फा निकाल सकते हो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, तो इस वैल्यू निकालना हो तो हमारे पास जो अल्फा होगा वो है बेटा जी एफ इंटू एल। अब सेंट्रोमास की अबाउट घूम रही है तो इसको आप लिखते हैं एम एल स्क्वायर अपॉन 12। ये लो इसका मान आ गया। क्लियर है ना। तो ये एक विशेष बिंदु आपको ध्यान रखना है, इसका हमें अभी उपयोग करना है। आ जाओ अब हम बात करते हैं किसी वस्तु का पलटना यानी टॉपलिंग। तो देखें आप, जैसे ये कोई एक वस्तु है और इसको हमने किसी खुरदरी सरफेस पर रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है। तो अभी इसका बनाए अपन एफ बी डी, तो एफ बी डी में हम सारे बल शो करेंगे। तो इसके सेंट्रोमास पे एक तो बल लगा बेटा जी ग्रेविटेशन फोर्स, बोले तो एम जी, एक इसका लग गया नॉर्मल फोर्स येलो एन। यदि बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो यही इसका एफ बी डी है और वस्तु रेस्ट अवस्था में है। ये पहला केस, ठीक है। अब दूसरा केस ले रहा हूं, मैं इस पर एक बल आरोपित कर रहा हूं, जैसे यहां से h ऊंचाई पर, सतह से h हाइट पर मैं यहां पर एक बल लगा रहा हूं बेटे जी F। सरफेस कैसी है, रफ सरफेस। जैसे आप फोर्स अप्लाई करेंगे और मान लो वस्तु गति नहीं कर रही है, बल आरोपित करने पर भी वस्तु गति नहीं कर रही, तो आप कहते हो कि ऐसे में इस वस्तु और सरफेस के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो गया और उस फ्रिक्शन फोर्स को मैं यहां शो कर देता हूं येलो साहब, ये फ्रिक्शन फोर्स लग गया। जस्ट इसे कांटेक्ट पे ही मैं ऊपर शो कर रहा हूं, ऐसे ही ये लग गया आपका एफ आर।
जब तक वस्तु यहाँ फिसलना नहीं शुरू करती है तब तक आप कहते हैं कि ये फोर्स जो होता है वो कौन सा होता है, स्थैतिक घर्षण बल होता है। ये सब समायोज्य होता है और हमेशा आरोपित बल के बराबर होता है। इसका मतलब अभी एफ आर और एफ कैसे हैं, समान परिमाण के हैं और विपरीत दिशा में हैं, ठीक ऐसे ही हैं जैसा इसमें है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ ये जो फोर्स और ये फोर्स समान दिशा समान परिमाण के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो क्या बनाएंगे, एक फोर्स कपल बनाएंगे। अब इस फोर्स कपल से इसमें क्या होगा, ये जो फोर्स कपल बनेगा तो उससे क्या होगा बेटे जी, इस पे बलागुण लगेगा। वो बलागुण क्या चाहेगा, ये वस्तु घूमना शुरू कर देवे, यानी इससे इस वस्तु में इस प्रकार से घूमने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। और ये घूमने की प्रवृत्ति कैसी है बेटे जी, क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये हुआ कि कोई टॉर्क लग गया, वस्तु घूमना चाहिए थी पर वस्तु घूम नहीं रही है। तो यहां एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे थे इस तरफ से, तब तक mg नीचे था और उसी दिशा में ठीक उसके अपोजिट कोलिनियर की क्या था, नॉर्मल फोर्स था। पर जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हो F, उसके बाद देखो, अब उसके बाद भाई आप सोचे कि आपने ये फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स लग गया और इससे इसमें घूमने की प्रवृत्ति आ गई, वस्तु घूम नहीं रही है। इसका मतलब कोई ना कोई इसका काउंटर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है जो इसको स्टॉप किए हुए, जो इसको रुके हुए। कहां से आया भाई, आप देखो इसमें एन और ये mg दो फोर्स, भाई ये दो फोर्स अपन ने काम में ले लिए। यदि इन फोर्स का अपन टॉर्क भी निकालना चाहें तो टॉर्क भी अपन निकाल सकते हैं, कितना, एक बल का परिमाण इनटू उनके बीच दूरी आ गया, उससे अपन याद कर लिया। समझ रहे हो? परंतु देखो अब यहां इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क तो लग गया, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहां से आया। mg तो हमेशा सेंट्रो मास पे लगता है, वो फोर्स कभी शिफ्ट नहीं होता। F आपने फिक्स कर रखा है, फ्रिक्शन फोर्स अपनी जगह छोड़ता नहीं है। तो ये F mg और कैपिटल F जो आपका FR है, ये फोर्स ऐसे हैं जो शिफ्ट नहीं होते हैं, ये अपने आप ही अपने स्थान को बदलते नहीं है। नॉर्मल फोर्स अभिलंब बल एक ऐसा बल है जो शिफ्ट हो सकता है, अपने स्थान को भी आवश्यकता के अनुसार एडजस्ट कर सकता है। कैसे करेगा एडजस्ट, अब उसको सोचो जरा। इसका देखो, इस F से इसमें घूमने की प्रवृत्ति यूं आई, बस तो ऐसे घूमेगी यूं, पर ये रेस्ट में, इसका मतलब इसको कोई काउंटर टॉर्क लग रहा है, इस तरफ टॉर्क लग रहा है। कौन अब बनाएगा, ये N और mg। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे आप ये फोर्स अप्लाई करते हो, मान लो कम परिमाण का फोर्स है, तब क्या होता है बेटा कि जो N फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स, ये शिफ्ट होता है। और शिफ्ट कैसे होता है, देखो ये शिफ्ट हो गया, मान लो थोड़ा सा आगे यहां शिफ्ट हो गया, ये पहले यहां था और अब ये शिफ्ट हो गया, मान लीजिए यहां, इस तरफ थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, यहां लग गया ये। तो अब इनके बीच की एक दूरी आ गई, ये फोर्स आपका n बन गया। अब इनके बीच की देखो विशेष दूरी आ गई, ये डिस्टेंस आ गई। अब ऐसे होने पर देखो, अब ये फोर्स और ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, अब इनसे भी एक बन गया बल युग्म, और वो क्या करेगा, इस वस्तु को इस तरफ घुमाने का प्रयास करेगा। देखो यूं, कैसा बन गया ये बन गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। जिस प्रकार से किसी वस्तु की गति को रोकना है तो कम से कम क्या करते हैं, दो समान परिमाण के बल लगा दो विपरीत, कम से कम। ठीक उसी प्रकार से यहाँ घूमने से रोकना है तो कम से कम क्या लगाने पड़ेंगे, दो बलागुण, एक क्लॉकवाइज दूसरा कैसा आपका एंटी क्लॉकवाइज। समझे ना? तो ये बात आ गई। अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि n शिफ्ट होते ही इसमें टॉर्क लगा, वो कितना, n इंटू कौन सा ही डिस्टेंस, इस दूरी को मैं यहां पर मान लो b मान लूं, मान सकता हूं। अच्छा अब सुनो, जितना इस f को बढ़ाएंगे तो टॉर्क कितना होगा, f इंटू इनके बीच दूरी h, उतना ही बलागुण ये बढ़ेगा, उतनी इसमें घूमने की प्रवृत्ति और ज्यादा होगी, फिर ये काउंटर होगा तो ये नॉर्मल फोर्स और शिफ्ट होगा, यहां शिफ्ट हो गया और तो यहां शिफ्ट हो गया और यहां शिफ्ट हो गया। तो क्या इसके बाद तो शिफ्टिंग नहीं हो सकती ना? तो ऐसे केस में ये जो इन दोनों के बीच की आघूर्ण भुजा थी वो लगातार बढ़ रही है और बढ़ के मैक्सिमम हो गई। यदि इसके आधार की चौड़ाई टोटल में b मान लूं तो ये डिस्टेंस पूरी कितनी हो गई, ये डिस्टेंस b/2। क्या इससे तो और पॉसिबल नहीं है ना? अब फिर अपन इस फोर्स को थोड़ा सा उड़ा देंगे तो ये जो बल की, ये जो नॉर्मल फोर्स है, इस नॉर्मल फोर्स की जो किया रेखा है वो वस्तु के आधार से पार हो जाएगी
और जैसे ही वस्तु के आधार से n की एक्शन लाइन पार हो जाएगी, वस्तु ठीक उसी समय पलटना आरंभ कर देगी या पलट जाएगी। तो पलटने के लिए एक तो पलटने के ठीक पहले की कंडीशन सोचनी है, बोले पलटने के लिए क्या होगा, तो पलटने के ठीक पहले क्या होगा, इस अविलंब बल की जो एक्शन लाइन है वो कहां से पास होगी, वस्तु के किनारे से। जिस बिंदु के प्रति वस्तु घूमने वाली है उस बिंदु से, उस किनारे से, उस एंगल से, उस एज से ये एक्शन लाइन पास हो जाएगी। ये सबसे बड़ा इसमें बिंदु हुआ। बहुत प्रयास किया, काउंटर करा और वस्तु ताकि ये रोटेट ना करे, ये पलटे नहीं, टॉपलिंग ना कर पाए। अब सुनो जी, ये वस्तु कब तो टॉपलिंग करेंगी, कब टॉपलिंग नहीं करेगी, दो बल आगुण लग रहे हैं। अब सुनो, देखो अब हम बात करते हैं कि इस वस्तु के टोपल होने के लिए, टोपल होने के लिए क्या होगा कि जो टॉर्क इसमें लग रहा है क्लॉकवाइज वाला, वो निश्चित रूप से बड़ा होना चाहिए टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज से होना चाहिए, या इससे बराबर, या बड़ा बराबर तो है क्रांतिक अवस्था। और ठीक मान लो उस पलटना ठीक टोपल के लिए कौन सा है, ये लो बेटे। और वैसे पूरी कंडीशंस के लिए अपन ये बात करेंगे। तो अब इसमें देखो टॉर्क हम ज्ञात करते हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज तो कौन बना रहा है, एफ और ये एफ आर। अब ये आप जानते हो कि एफ और एफ आर समान परिमाण की दिशा में कैसे विपरीत, अभी वस्तु घूम, देखो ये वस्तु की फिसलने से पहले कंडीशन है, वस्तु के फिसलने से पहले की कंडीशन है। और फिसलने से पहले ये एफ और एफ आर, या मैं कह दूं एफ आर कैसा है, वो सेल्फ एडजस्टिंग है, स्व समायोजित है। तो उस केस में एफ और एफ आर बराबर है, तो मैं ओनली कर दूं एफ, और इनके बीच की दूरी कितनी, एच। बड़ा होना चाहिए किससे, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन उत्पन्न कर रहा है, ये एम जी और एन। एम जी और एन का मान वैसे कितना है, अभी एन का मान वैसे बेटा ये एम जी है, तो कोई सा भी एक बार ले लो आप। तो एम जी के रूप में लेता हूं इसको मैं, एम जी इंटू इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, बी बाई टू, आधार की आधी, तो ये बेटा हो गया बी बाई टू। क्लियर। अब इससे हम लोग फर्स्ट फाइंड करते हैं फोर्स। तो फोर्स का मान हमारे पास ये आ रहा है, देखो एम जी बी अपॉन टू एच, और दूसरा मैं यहां ज्ञात करता हूं एच निकालता हूं, तो एच का मेरे पास आ रहा है वैल्यू एम जी बी अपॉन टू एफ। इस पहले वाले केस में हम लोगों ने, यहां इस वाले केस में हम लोगों ने एच को बेटा नियत माना है। यदि एच को नियत रख करके हम इस फोर्स को बढ़ाएंगे, और जैसे एन यहां से पास होगा तो ये इस क्रांतिक अवस्था आ जाएगी। दूसरे वाले में देखो यहां फोर्स को अपन ने नियत माना है, तो फोर्स के नियत होने पे, इस एफ के नियत होने पे एच किस पे डिपेंड करेगी, वो सब केस आप यहां देख पा रहे हैं। तो एच जो है ना, अब देखो इस वाले केस, दोनों केसों से यदि मैं यहां से आपसे पूछूं फर्स्ट वाले से कि एफ कम से कम कितना, देखो आप पहले इसका अर्थ समझें, एफ क्या है, इसके बराबर या इसके अधिक। एफ का मान इस पद के बराबर या इससे अधिक होना चाहिए टोपल करने के लिए। वस्तु टोपल नहीं करे या टोपल करने के ठीक कंडीशन के लिए, उसी क्रांतिक अवस्था के लिए एफ आप कम से कम कितना अप्लाई करोगे, तो टोपल, वस्तु के टोपल करने के लिए, वस्तु के पलटने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल एफ मिनिमम, वो है बेटे एम जी बी अपॉन टू एच। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछे यहां एक नियत परिमाण का बल आप आरोपित कर रहे हो, तो उसको अपन कितना ऊपर लगाएं, उसके लिए एच कम से कम कितनी हो, वो आपसे पूछे एच मिनिमम, एच मिनिमम वो कितना है, वो भी आपका जो एम जी बी अपॉन टू एफ हो गया। सही है। अब यहां से थोड़ा सा एक शाब्दिक अर्थों में इसका मतलब समझें। एच, मान लो मैं इसमें एफ कम से कम की बात करता हूं, तो एच पे पहले रोल देखो आप। जैसे एक तो वस्तु यूं पड़ी है और इसी वस्तु को मैं यूं रख दूं, है ना, एक तो वस्तु यहां रखी है और फिर मैं इसके टॉप पर यानी इस पे यहां फोर्स अप्लाई करता हूं, तो ये एच तो बहुत छोटी सी है। एक मैं इसी वस्तु को यहां रख दूं, फिर यहां फोर्स अप्लाई करता हूं टॉप पे, तो इसकी एच काफी सारी हो रही है। तो आप देखें जितनी वस्तु की ऊंचाई ज्यादा होगी, जितना जो भारी बल आप अधिक से अधिक ऊंचाई पे अप्लाई करोगे, तो उस वस्तु को टोपल करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल उतना ही कम होगा, उतना ही कम से कम बल होगा। यानी जैसे मैं एक फोर्स, तो इस फोर्स को मैं यहां अप्लाई करता हूं, इसको यहां अप्लाई करता हूं, इसको यहां करता हूं, यहां करता हूं, यहां करता हूं, यहां करता हूं, तो इस वस्तु में टोपल होने की संभावना सबसे ज्यादा कब होगी,
जब बल को हम इसके शीर्ष पे अप्लाई करेंगे, शीर्ष पे अप्लाई करेंगे। दूसरा देखो, वस्तु एक ही है, इस वस्तु को हमें पलटाना है, तो इस वस्तु को पलटाने के लिए हम इसको कैसे रखें, तो इसको इस प्रकार से रखें ताकि इस वस्तु की जो डायमेंशन सरफेस की वर्टिकल बन रही है वो सबसे बड़ी हो। जैसे हमारे पास कोई एक घन हो या कोई घनाभ हो, जैसे मान लो अपने पास ये बुक है और इसको मान लो मैं टॉपल करना हो, या जैसे मैं ये कर दूं कि ये हमारे पास अनेक बुक हैं और इन बुक से बना हुआ एक सिस्टम मान लो, ये मान लिया, इसको टॉपल करना है। हमारे पास चॉइस क्या है, या तो इसको यहां रख के फोर्स अप्लाई करूं, पहला सिस्टम ये हो गया, है ना। दूसरा क्या सिस्टम है कि मैं इसको यूं रख के, देखो यूं रख के यहां फोर्स अप्लाई करूं। तीसरा क्या है, यूं रख के फिर मैं यहां फोर्स अप्लाई करूं। सबसे इजी या सबसे कम परिमाण के बल से कौन सी कंडीशन में हम इस निकाय को टॉपल कर सकते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब इसमें एच कैसी हो, अधिक से अधिक हो। और ये कंडीशन है मनतीन का, एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी ये वाली कंडीशन। तो ये वाली सबसे अच्छी हुई ना, जिसमें एच बड़ी से बड़ी हो। तो ये आपको मालूम हो गया देखो कि टॉपल होने के लिए ये कंडीशन आपको लगानी है। अब इसमें क्वेश्चंस देखने हो तो देखो, इसमें एक तो पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें। फर्स्ट, पहला पॉइंट नोट करें कि अभिलंब बल, केवल अभिलंब बल ऐसा है जो शिफ्ट हो सकता है, अपना स्थान परिवर्तित कर सकता है। दूसरा पॉइंट यानी एन, नॉर्मल फोर्स में शिफ्ट, ये शिफ्ट हो सकता है। दूसरी बात, दूसरी है कि पलटने की स्थिति में, पलटने की क्रांतिक अवस्था में अभिलंब बल, नॉर्मल फोर्स वस्तु जिस सिरे के परितः पलटना शुरू करेगी, आरंभ करेगी, उस सिरे से, उस सिरे के ठीक पॉइंट से पारित होगी। एन की क्रिया रेखा उस सिरे से पारित होगी, यानी ठीक यहां से पारित होगी। क्वेश्चन आते ही अपने को इस प्रकार से डायग्राम बना लेना है, और क्वेश्चन झटके से आपका हो जाएगा। ये दो जो पॉइंट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर। अब मैं इसमें इसी आधार पर पहले कुछ एग्जाम्पल हूं, देखो जैसे ये कोई घन है एक, तो घन की ये साइड बनाता नहीं हूं मैं, ये घन है, तो घन की ये बुझा दे दी अपने को, मान लो ए, कुछ दे सकता है, मान लो चलो एल दे दिया अभी, ठीक है। इसको रखा हमने किसी सरफेस पर, इसका द्रव्यमान है कैपिटल एम, एल इसका साइड है। और क्वेश्चन ये कहा कि हम इस पे यहां से 3l/4 ऊंचाई पर, यहां से 3l/4 ऊंचाई पर एक क्षैतिज बल लगा रहे हैं यहां पर। वस्तु रखी है अपने किसी रफ सरफेस पर और उसका दे रखा अपने को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो इस 3l/4 ऊंचाई पर इस वस्तु को पलटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल ज्ञात कीजिए। पॉइंट क्वेश्चन लिख लो, एक घन जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम, भुजा की लंबाई एल पर चित्रानुसार 3l/4 ऊंचाई पर एक बल आरोपित किया जाता है, तो इस वस्तु को पलटनाने के लिए, इसके टॉपल होने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षैतिज बल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख दिया, अब इसको करते हैं सॉल्व। अच्छा, पहला पॉइंट क्या था, एन में शिफ्ट, कहां शिफ्ट हो जाएगा। अब ये देखो, जैसे मैं यहां पर आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं पहले कि एक तो इसका ये सिरा है, एक इसका ये सिरा है, तो इसको चलो मान लेता हूं यहां पर P, इसको मानता हूं मान लो Q। तो वस्तु किस सिरे के परितः पलटेगी, तो आप कहेंगे साहब इसके, वस्तु जब यहां इस प्रकार से पलटना शुरू होगी तो इसके अबाउट तो पलटेगी ना, यानी Q के अबाउट पलटेगी। तो नॉर्मल फोर्स हमने कहा जिस सिरे से वस्तु पलटना शुरू करती है वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका एफबीडी बनाओगे, तो एफबीडी बनाने के लिए सबसे पहले सेंट्रो मास पे इसका लग गया ग्रेविटेशन फोर्स, ये mg। एफ फोर्स अप्लाई होते ही इसका लग गया फ्रिक्शन फोर्स, ये लो बेटा जी Fr। दूसरी बात, अब नॉर्मल फोर्स कहां बनाओगे, ये लो, ये नॉर्मल फोर्स लग गया। अब ये कहानी भी आपको समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट आपको और बता देता हूं। टॉर्क अपन कैसे देखते हैं, तो देखें आप,
इस क्यू है ना, ये क्यू जो है इसके अबाउट भी दोनों कॉन्सेप्ट आप इससे भी इशू कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, पर मैं एक अब टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं। इसको अपन सामान्य इससे पहले यानी बलयुग्म के अलावा भी इसको अपन सामान्य तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, उसको देख लें। अब इस वस्तु की टोपल होने के लिए देखो, एफ आर कहां से पास हो रहा है, यहां से, एन भी कहां से हो रहा है पास, यहां से, तो इस ओ बिंदु यानी क्यू के परिता है। देखो इस एन की एक्शन लाइन यहां से पास हो रही है, क्यू से पास हो रही है, एफ आर की एक्शन लाइन भी यहां से पास हो रही है, क्यू से पास हो रही है। इसका मतलब एफ आर का क्यू के सापेक्ष और एन का क्यू के सापेक्ष तो बलागुण शून्य है, इनसे तो बलागुण उत्पन्न ही नहीं हो रहा। अब रहा एफ और एम जी, तो एफ की एक्शन लाइन देखो ये रही, इसकी एक्शन लाइन ऑफ फोर्स कहां से पास हो रही है बेटा जी, ये तो इससे पास तो नहीं हो रही, इसका मतलब इससे बलागुण लगेगा। और कैसे, इस बल की देखो ये बन गई आघूर्ण भुजा ये वाली, और इस बल से इस तरफ घूमने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। अब रहा कौन सा, mg फोर्स, इसका भी बात करता हूं क्यू की तरफ, तो देखो ये फोर्स, ये इसकी बन गई एक्शन लाइन, ये इसकी बन गई टॉर्क आर्म, और इससे भी वस्तु में इस प्रकार से घूमने की प्रवृत्ति आ जाएगी। अब देखो ये वाला टॉर्क इसको पलटाना चाहेगा, कि इसको रोकना चाहेगा, तो पलटने के लिए इस बल का यानी एफ का बलागुण इस mg वाले बलागुण से बड़ा होना चाहिए। अब सुनो जी, इस वाले केस में ये दूरी कितनी है, 3l/4, ये इसकी बन गई आघूर्ण भुजा। mg के लिए डिस्टेंस कितनी है, पूरी l भुजा है, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, l/2। तो देखें वस्तु के पलटने के लिए इसको आप सॉल्व करेंगे, तो देखें इसमें ये वाला फोर्स यानी टॉर्क कौन सा आपका, क्लॉकवाइज, वापिस वही बात आ गई, टॉर्क क्लॉकवाइज शुड बी मोर देन टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क क्लॉकवाइज कितना है बताओ, ये है आपका f इंटू 3l/4, देखें f इंटू 3l/4, ये बड़ा होना चाहिए किससे, mg इंटू l/2, mg इंटू l/2। अब इसको अपन सॉल्व करें तो l से l तो देखो कैंसिल हो गया, तो 2 से इसको 2 भी उड़ा दूंगा, ये लो, अब ये 2 चला गया ऊपर, 3 चला गया नीचे, तो f हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये बड़ा हो गया, या क्रांतिक अवस्था देखो तो ये लो, ले लो साहब, तो 2mg/3, 2mg/3। और ये पूछी कम से कम कितना बल आपको चाहिए, f कम से कम कितना चाहिए, तो उसका मान आ गया देखो 2/3 mg। बात क्लियर। अब देखो इसी प्रश्न में ये पूछ ले, ये बात चले आगे। अब मैं इसी में ये पूछता हूं आपसे कि अगर इस फोर्स को मैं लगा दूं इसके टॉप पर, और फिर पूछूं आपसे कि अब इसके लिए आवश्यक न्यूनतम बल कितना होगा, तो जैसे इसको मैं यहां अप्लाई कर दूंगा तो टॉर्क आर्म इसके लिए क्या बन जाएगी, 3l/4 के स्थान पे हो गया आपकी l, l से l हो गया कैंसिल, तो अब आ गया mg/2, mg/2, तो उसमें f का मान कितना, mg/2 हो जाएगा। और इसके लिए क्वेश्चन देखो आप कौन सा अपने मॉड्यूल में उसको देख लें आप, ये स्टेज सेकंड का 29 क्वेश्चन इसी का कॉन्सेप्ट है। तो ये बात हम समझ गए भाई, बताओ कोई दिक्कत इसमें, नहीं सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत नहीं है तो अब हम आपसे कुछ मन की बात कर लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा फ्रिक्शन वाले में कि वस्तु चलना कब शुरू करेगी, तो वहां आपने पढ़ा कि इस आरोपित बाह्य बल का मान जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु चलना यानी स्लिप होना या स्लाइड करना शुरू कर देगी। क्लियर। और यहां जो अपन इस वाले केस में बात पढ़ रहे हैं, तो जो फोर्स आप देख रहे हैं ये एफ मिनिमम, ये फोर्स एफ मिनिमम, यहां जो फोर्स आप ये अप्लाई कर रहे हो तो वेरिएबल है, और इसकी अपन ने कैलकुलेशन करने के पश्चात इसका मान निकाल लिया, mgb/2h निकाल लिया हम लोगों ने। तो ये जो बल अपन ने ज्ञात किया ना, यदि इस बल से आप कम बल आरोपित करोगे वस्तु नहीं पलटेगी, इसके बराबर आरोपित करोगे वस्तु पलटना आरंभ करेगी, और इससे अधिक करोगे तो वस्तु पलट जाएगी। ये तो बात आई। तो अब हम बात करते हैं इसमें कुछ
इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर टॉपलिंग और नॉट टॉपलिंग। तो उसमें जैसे मैं यही बता दूंगा आपको, इंपॉर्टेंट कंडीशंस में फर्स्ट, पहली कंडीशन, जैसे F जो है वो आप अप्लाई कर रहे हो, यदि उस फोर्स का वैल्यू F मिनिमम जो आपने ज्ञात किया उससे कम है तो वस्तु नॉट टॉपल, वस्तु पलटेगी नहीं। दूसरी, F का मान बराबर है F मिनिमम, वस्तु टॉपल होने की क्रांतिक अवस्था में होगी। और अगर हम इसको थोड़ा सा ज्यादा बना देंगे तो प्यारे बच्चों F जैसे इससे बड़ा हो जाएगा वस्तु पलट जाएगी, वस्तु पलट जाएगी। अब इसी के साथ ये तो पलटने की उनकी कंडीशन है। अब फिर सुनो बात, देखो हम लोगों ने ये पढ़ा पहले कि अगर बाहर से जो फोर्स अपन अप्लाई करते हैं उस फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है। और इस वाले एग्जांपल में इस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का मान आप जानते हो, देखो इसका मान जो एफ एल इक्वल टू आप पढ़ते हो म्यू इंटू एन, और एन इक्वल टू यहां पर एम जी है तो म्यू एम जी। तो जैसे इस एफ का मान एफ एल से कम, या मैं इसको यहां लिख दूं देखो, या म्यू मैं इसको लिखूं एम जी, यदि इससे कम होगा तो वस्तु फिसलेगी नहीं। दूसरा देखो इसके बराबर होगा, ये एफ एल के बराबर जस्ट फिसलना शुरू करेगी। और अगर मैं ये भी साथ में ले लूं तो एफ यदि इससे बड़ा हो जाए तो वस्तु टॉपल कर जाएगी। दोनों कंडीशन हमने तैयार कर ली। अब देखो इनको मिक्स कर दें, मिला दें, तो मिलाने के पश्चात एक रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा सा, उसको भी समझ लें आप। उसको मैं देखो यहां बना दूं। अब जैसे वापिस मैं 3 केस देख रहा हूं कि यदि एफ का मान, आप चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि एफ का मान एफ जो मिनिमम है उससे बड़ा है, पर इसी एफ का मान म्यू इंटू एन या म्यू एम जी से छोटा है, तो इसमें आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा? तो देखो इसमें ये कंडीशन किसके लिए? वस्तु के नए फिसलने के लिए, और ये है पलटने के लिए। तो वस्तु क्या करेगी? वस्तु बिना फिसले ही पलट जाएगी। क्या हम इसको ऐसे कहते हैं, पलटने से पहले, सॉरी फिसलने से पहले पलट जाएगी। तो वस्तु फिसलने से पहले पलटेगी, फिसलने के बाद पलटेगी। उन चीजों को आप इनकी तुलना से बता सकते हो। जैसे एक स्टेटमेंट में और आपसे पूछूं तो इसमें क्या लिखोगे? देखो वस्तु फिसलने से पहले पलट जाएगी। दूसरा देखो उल्टा ले लूं, एफ का मान है इस एफ कम से कम से छोटा, और ये जो एफ, इसी एफ को अपन मान लें कि म्यू एन से बड़ा हो जाए, तो क्या है प्यारे बच्चों? वस्तु पलटने से पहले फिसलना शुरू कर देगी। बात समझ आई ना? तो ये बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप काम में ले सकते हैं। तो यहां तक की कहानी को अपन समझ चुके हैं। अब अपन आते हैं, ये वस्तु थी किसी समतल सरफेस पर रखे जाने के बाद किस प्रकार से टॉपल करेगी। अब लेते हैं वस्तु के नत्तल पे होने पर उसका टॉपल किस तरह से होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लें, वस्तु के नत्तल पर होने पर उसके पलटने की स्थिति। तो मान लो एक कोई बेलन है जिसमें 2 प्रकार की सतह होती है, एक सर्कुलर सरफेस है, जैसे ये सरफेस समतल है पर सर्कुलर है, और एक जो बाहर है उसको बोलते हैं अपन वक्र सरफेस, कर्व्ड सरफेस। तो 2 इसमें सरफेस हो गई है। तो पॉइंट आपका है वस्तु का नत्तल पर पलटना। देखो भाई, ये कोई फिक्स्ड नत्तल कैसा है? फिक्स्ड है, गति के लिए स्वतंत्र नहीं है।
और इस पर हमने क्या किया, ये रखा एक सिलेंडर, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास, इसकी रेडियस स्मॉल आर, इसकी ऊंचाई ये आपको दे रखी है h, ये आपको सब दे रखे होंगे, और ये मान लो इसका नत तल का कोण थीटा। सबसे पहले इसका बनाए अपन FBD। तो जैसा कि आपको जानकारी है, चलो बना देता हूं, तो आपको मालूम है सब कुछ। तो इसके सेंटर ऑफ मास पे नीचे फोर्स बेटे जी mg, ये एंगल कितना थीटा, तो इस तरफ फोर्स कौन सा बेटे mg cos थीटा, इस तरफ फोर्स कौन सा लगा, इस तरफ ये लग गया mg sin थीटा, इस mg sin थीटा, और देखो इसके ठीक ऊपर की तरफ क्या लग गया नॉर्मल फोर्स n, लगाने लग गया। अब जैसे ही फोर्स देखो ये इसको बैलेंस करना चाहेगा, mg sin थीटा इसमें फिसलने वाली गति प्रवृत्ति उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, जैसी गति प्रवृत्ति उत्पन्न होगी तो इनके ठीक बीच ये बेटा जी क्या लग गया, इसमें ये लग गया फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स इसको क्या करेगा, रोकना चाहेगा। अब इसका मास अपन बढ़ाएंगे, या मास को बढ़ाओ आप या थीटा को बढ़ाओ, उससे ये फोर्स बढ़ेगा, और इस फोर्स के बढ़ने के पश्चात जैसे ही इसको ये इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की दशा को पार कर देगा तो वस्तु फिसलना शुरू कर देगी। ऐसे ही इसमें कंडीशन आएगी कि जो ये नॉर्मल फोर्स है, कि नॉर्मल फोर्स जैसे आप इस ये फोर्स बढ़ाओगे या इस एंगल को बढ़ाओगे, इस m को बढ़ाने से या इस थीटा को बढ़ाने से, या देखो इसमें इसकी ऊंचाई बढ़ाने से, इनकी ऊंचाई बढ़ाने से ये एंगल बढ़ेगा। तो ये सारी कहानी जैसे यहाँ सिंपल मान लो, पहले m बढ़ाएं आप, थीटा बढ़ाएं, इनके बढ़ाने से फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो देखो अब पहले वाली कंडीशन को आप यहाँ रिपीट कर सकते हो, समझ सकते हो, दोनों तरह से इसको आप समझ सकते हो, या तो फोर्स कपल से या टॉर्क से, कोई सा भी कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो। फोर्स कपल की बात करो ना, तो ये mg और fr दोनों हमेशा समान परिमाण के, जब तक वस्तु फिसलना आरंभ नहीं करती है तब तक ही आपस में बराबर है ना, और हम वही कंडीशन यहां पर समझ रहे हैं। और फिर देखो इससे टॉपल होने के लिए ये आया आपका टॉर्क। अब इस क्योंकि इसका काउंटर भी होना है, काउंटर कौन करेगा, mg cos वाला और n वाला। अभी तो कैसे एक लाइन में पास हो रहे, इनका टॉर्क कितना 0 है, एक से तो पास नहीं हो सकते, तो n यहाँ पे शिफ्ट होगा इस तरफ, पर कहां तक शिफ्ट हो सकता है, यहां से। तो इसकी क्रांति की अवस्था, जब इसकी पलटने की क्रांति की अवस्था आएगी, उस कंडीशन में प्यारे बच्चों क्या होगा कि ये नॉर्मल फोर्स अब यहां से पास ना हो करके कहां से पास होगा, ठीक इस बिंदु से, और इस बिंदु को अपन मान ले P, मानना ही पड़ेगा, मजबूरी आपकी मानना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अब देखो इस बिंदु P के परितः इस वस्तु में टॉपल होने की टेंडेंसी डेवलप होगी, जिसमें ये mg sin थीटा, देखो n की एक्शन लाइन तो P से पास हो रही, इसका टॉर्क कितना 0, fr की भी एक्शन लाइन किससे पास हो रही, P से, इसका टॉर्क कितना 0, बचे दो फोर्स mg sin और mg cos। ये बेटा इस P से पास नहीं हो रहे हैं और इनसे टॉर्क लगेगा, तो देखो इसका टॉर्क है वो इस P के अबाउट, इसकी एक्शन लाइन, इसकी टॉर्क आर्म, इससे टॉर्क लगा इस तरफ, यानी देखो आप क्लॉकवाइज। फिर बचा कौन सा फोर्स, ये इसकी एक्शन लाइन ये है, इससे टॉर्क लगा इस तरफ, इससे लगा बेटा कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। वस्तु पलटने के लिए, वस्तु के पलटने के लिए वापिस कहानी वही, वस्तु के टॉपल होने के लिए, टॉपल होने के लिए टॉर्क क्लॉकवाइज मस्ट बी मोर देन या इज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ टॉर्क क्लॉकवाइज कितना, फोर्स कौन सा, देखो mg sin थीटा इनटू ये डिस्टेंस कितनी h/2, बड़ा या इक्वल होना चाहिए। टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज ये आपका है mg cos थीटा, देखो mg cos थीटा इनटू ये इसका
व्यास था मान लो अलग, ये रेडियस है स्मॉल आर के बराबर, तो ये स्मॉल आर करो, इसको काटाकाटी कर दो, mg से mg कैंसिल, और कोस को इधर ले आओ, मान लो 2 उधर चला गया तो साइन अपॉन कोस हो गया tan थीटा। तो tan थीटा इसमें अपन देखें तो ये बड़ा या बराबर किसके, देखो बेटे जी 2r/h, देखा ना, तो ये रिजल्ट अपन देखा। अब अपन इसकी कॉमन बात करते हैं, देखो तो कॉमन बात ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला वस्तु के फिसलने के लिए शर्त क्या है? वस्तु के फिसलने के लिए शर्त क्या है? फिसलने की तभी जब mg sin थीटा का मान क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा। mg sin थीटा का मान बराबर या बड़ा होना चाहिए किससे बेटे, fl से। fl क्या है, म्यू n, म्यू n में n क्या है, म्यू, ये हो गया आपका mg cos थीटा। देख ले, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो mg से mg आपका कैंसिल हो गया, म्यू को अगर मैं इस तरफ भी वापिस छोड़ दूं, कोस को इस तरफ ले आऊं तो साइन अपॉन कोस हो गया tan थीटा। अब फिसलने के लिए वस्तु फिसलेगी निश्चित रूप से फिसलने के लिए tan थीटा का मान म्यू से ज्यादा होना चाहिए। वस्तु के फिसलने के लिए tan थीटा का मान म्यू से बड़ा होना चाहिए। tan अगर म्यू से छोटा है वस्तु फिसलती नहीं है। दूसरा देखो, तो वस्तु के निश्चित रूप से, ये बात कब है, वस्तु के निश्चित रूप से फिसलने के लिए, ऐसे ही वस्तु के निश्चित रूप से टोपल होने के लिए, उसके लिए भी अपन ने बात कही, और उसमें है tan थीटा देखो बड़ा या बराबर होना चाहिए। अब निश्चित रूप से होने के लिए 2r/h से बड़ा होना चाहिए। बात क्लियर? तीसरी बात देखो, अब इन सब से एक कॉमन बात देखो कि जो हमने यहां पर अभी पलटने की कंडीशन देखी थी, तो मैंने आपसे कहा था कि इस वस्तु में जो ऊंचाई है, जहां भी अपन फोर्स अप्लाई करते हैं, जितना ऊंचाई पे आरोपित करेंगे उतना ही उस वस्तु में पलटने की संभावना ज्यादा आएगी। तो h का मान जितना ज्यादा होगा, तो यहां पर अब केस रहा इन दोनों का, 2r/h का और म्यू का, कि इनका आपस में क्या रिलेशन हो। तो देखें आप, 2r/h और एक है हमारे पास म्यू। इस h के बहुत अधिक होने पर, इस h के बहुत ज्यादा होने पर वस्तु में टोपल होने की संभावना ज्यादा या आसानी से या पहले से ही उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब अगर मान लो ऐसे कह दूं, इसके बहुत अधिक होने पर ये वाला वैल्यू बहुत कम हो गया, यानी बहुत कम हो गया, तो म्यू से अगर 2r/h है कम, देखो यहां दो केस हैं, तीसरे वाले पॉइंट में दो केस दे रहा हूं, या 2r/h इसका मान क्या हो, बड़ा हो म्यू से। तो ध्यान देना, इस वाले केस में होगा वस्तु, इस वाले केस में क्या होगा, वस्तु फिसलने से पहले ही पलट जाएगी, और इस वाले वस्तु उसका उल्टा। यहां क्या था देखो, h की ज्यादा होने से पलटना आसान होगा, तो पहले पलटेगी फिर फिसलेगी, या मैं इसको ऐसे कहता हूं कि फिसलने से पहले पलट जाएगी, और यहां क्या, पलटने से पहले फिसल जाएगी। तो ये इसकी 4-5 केस हो गए बड़े सिस्टमैटिक रूप में, कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसका एक क्वेश्चन देखें, यहां पे टॉपलिंग का एक क्वेश्चन देख लें, नत्तल वाला, जैसे स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 18, स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 18, उसमें कह रहा है यदि बेलन जिसकी ऊंचाई h है, रेडियस की स्मॉल r है, 45 डिग्री पर पलटना आरंभ करता है, यानी इस कोण को अपन कर दें 45 डिग्री, 45 डिग्री पर आरंभ करता है पलटना, तो r का मान s के पदों में कितना है। तो हमने सीखा भाई,
वस्तु के पलटने के लिए tan थीटा कितना होना चाहिए, 2r/h होना चाहिए। आपको दे रखा है थीटा 45 डिग्री, तो tan 45 होता है 1, तो 2r/h, तो h का मान कितना बेटा हुआ, h बराबर 2r, h बराबर 2r। और यदि r पूछे अपन से तो r निकाल लेंगे, r कितना हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। समझे? तो इस तरह से आप टोटली कहानी को समझेंगे। तो क्वेश्चंस भी इसके तो अपन ने पढ़ लिए, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस में अपन बाद में करवा देंगे आपको। तो मेरे हिसाब से टॉपलिंग का दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, एक तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, और कौन सा आपका इंक्लाइंड प्लेन के लिए। पॉइंट की बात, थ्योरेटिकल प्रश्नों की बात, नॉर्मल फोर्स शिफ्ट होगा और शिफ्ट होकर वहां चला जाएगा जहां पर या जिस सिरे के अबाउट वस्तु में टोपल होने की कंडीशंस पैदा होंगी। ठीक है बेटे, तो इसको एक बार ढंग से दोबारा देखना अच्छे से, और इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है बेटे, अब हम डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट, एक कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसा कि आपने पढ़ा था रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, उसी प्रकार से ये वाला नियम है। तो वहां आपने पढ़ा था यदि किसी वस्तु या निकाय पर नेट बाह्य बल 0 है तो वस्तु का या निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी वैसे ही आप लिखेंगे, यदि किसी वस्तु या निकाय पर परिणामी बाह्य बल आघूर्ण 0 है तो उस वस्तु या निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। बात क्लियर? तो उसके लिए क्या होगा देखो, तो अपना पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, COM। तो किसी वस्तु या निकाय पर यदि टॉर्क नेट, वो भी कौन सा, एक्सटर्नल, 0 है, तो आप पढ़ते हैं टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा J अपॉन डेल्टा T, इसको हमने कर दिया 0। जब भाई बल आघूर्ण एक्सटर्नल 0 है तो उस कंडीशन में या तो क्या J है, नहीं है तो कांस्टेंट है, इसमें डेल्टा T 0 पॉसिबल नहीं है ना, तो ऐसा होने पर डेल्टा T नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ कि डेल्टा J होगा 0, यानी J में परिवर्तन 0। जब J में परिवर्तन 0 है तो या तो ऐसे लिखो इसको J फाइनल माइनस J इनिशियल इज इक्वल टू भी 0, और इसी को हम लिख दें J फाइनल इज इक्वल टू J इनिशियल। यही है बेटा कोणीय संवेग संरक्षण का सामान्य नियम। तो यहां इसको अपन अदिश रूप में अगर लिखना चाहें तो J हो गया आपका कांस्टेंट। अब किसी एक वस्तु के लिए आपको क्वेश्चंस करने हो उसमें तो J कब कांस्टेंट होगा, तो वहां ये देखना पड़ेगा आपको कि क्या वहां कोई बाहर से अपन बल आरोपित कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। जब तक आप किसी सिस्टम पे बाहर से बल आरोपित नहीं करोगे तो सिस्टम के अंदर बाहर से बलागुण भी पॉसिबल नहीं है, और केवल इंटरनल इंटरेक्शंस होती हैं। तो आप जानते हैं इंटरनल जो फोर्स होते हैं उन सारे फोर्सेस का नेट फोर्स और नेट टॉर्क हमेशा 0 होता है। क्लियर? तो इसके मैं यहां पर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करता हूं पर जिनसे अपन क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, तो देखो फर्स्ट J इज इक्वल टू हम लेते हैं I ओमेगा, जानते हो? एक सेकंड बात और देखो, जैसे आपने पढ़ा है रेखीय संवेग P जो होता है M इंटू V, या इसको आपने पढ़ा होगा 2mk, के यहां पर है काइनेटिक एनर्जी, पर ये काइनेटिक कौन सी, ट्रांसलेशनल वाली है। वहां पे अपन इसको जब आपने एलएन पढ़ा था तो वहां ट्रांसलेशनल रोटेशन अलग अलग थे ही नहीं, इसलिए सिंपल वहां पे सब था गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा, वहां घूर्णन स्थानांतरी का कोई मतलब था ही नहीं। पर यहां आते आते आपने को सबको अलग से देखना पड़ेगा। तो देखो जब रेखीय संवेग वाला आपने नियम लिया तो उसमें तो ये नियत होना चाहिए था। अब इस वाले में अपन कहेंगे तो यहाँ J इक्वल टू T को अपन ने J कर दिया, M को I, V को ओमेगा M, तो रूट कर दूं 2I, और K बेटा जी कौन सी, रोटेशनल। ये सब क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। अच्छा अब देखो यदि I इंटू में कांस्टेंट है तो इसके दूसरा इसमें J अगर मान लो नहीं है तब अगर टॉर्क नेट इसमें 0 है तब I ओमेगा, मान लो मैं कहता हूं कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ कि I 1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू
I2 ओमेगा 2। क्लियर? ये पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले का कोणीय वेग, ये बाद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाद का कोणीय वेग। जो वस्तु आपको दे रखी है उसके मान लिख दो, सॉल्व कर दो। और मान लो इसमें क्वेश्चन ज्यादा करने हो अपने को तो देखेंगे इसमें थोड़ा सा और बदलाव कर रहा हूं मैं। I1 इंटू ये हो गया आपका 2 पाई बाई T1 इज इक्वल टू ये हो आपका I2 इंटू बेटा कौन सा 2 पाई बाई T2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलाव दे दिया, पूछे आवर्तकाल कितना हो गया या आवृत्ति कितनी होगी, तो इसको 2 पाई एफ भी बदल सकते हो और इसके रूप हो जाएंगे। बात समझ लो ना? या जैसे इसको मैं और थोड़ा बदलता हूं तो इसमें क्वेश्चंस की मेन इसी से कहानी पूरी बनने वाली है। देखो तो इसके आगे आप इसे पॉइंट कर सकते हो, जैसे आई ओमेगा, आई को मैं तो यहां पर एम के स्क्वायर चलेगा, और ये सभी कांस्टेंट ही है, ये भी क्या बेटा, ये बराबर कांस्टेंट, जिसमें अब क्वेश्चन इसमें जो आएगा अपन क्वेश्चन देखते रहेंगे तो उस हिसाब से काम अपना चलता जाएगा। तो आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सॉरी अब एक बात और, ये ओमेगा रहेगा ना इनटू ओमेगा, इसको बदल दो, मान लो 2 पाई बाई टी बराबर कांस्टेंट। अब इसमें 2 पाई तो संख्या नंबर है एक, क्लियर? मान लो किसी प्रश्न में एम दे रखा हो आपको कांस्टेंट, कि यहां पर है अपने गुणन त्रिज्या। अच्छा इसको बदले तो इसको मैं ऐसे कर दूं कि वस्तु अगर मान लो अपनी ज्यामितीय अक्ष के प्रत्येक घूमने के लिए स्वतंत्र हो, बात ये बात बिल्कुल सही है, ध्यान देना, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, परंतु मैं एक बात और लिख रहा हूं कि वस्तु अपनी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के प्रत्येक घूर्णन के लिए स्वतंत्र है, तो तब हम क्या लिखेंगे, देखो तब आई ओमेगा बराबर, आई का मान अब हम क्या लिखेंगे, बीटा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा को मैं लिख दूं यहां पे 2 पाई बाई टी बराबर कांस्टेंट। अब एक वस्तु के लिए बीटा फिक्स होगा, मान लो उसका मास अपन फिक्स कर दें, उसकी रेडियस मान लो अचानक वो कांटेक्ट हो गई, वो फैल गई, तो आर ये कंडीशन इसमें, अब ये भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो आप ये कह सकते हो कि आर स्क्वायर अपॉन टी बराबर कांस्टेंट। या हमें कहते हैं कि टी, इसको यहां ले आओ तो टी समानुपाती होगा आपका आर स्क्वायर, हुआ ना? अब टी क्या है, आवर्तकाल है, एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय है। तो इस पे नीट क्वेश्चन पूछता है, बहुत अच्छे अच्छे बड़े प्यारे क्वेश्चन इसमें पूछता है, उसकी अपन प्रैक्टिस अभी करने वाले हैं। नीट में भी कई बार क्वेश्चन इसमें पूछा जा चुका है। तो ये फॉर्मूला आप यहां तैयार कर चुके भाई। अब मैं इस पे आ रहा हूं, देखो इस वाली कहानी पे आ रहा हूं, 2i इंटू के आर। तो जब टॉर्क नेट 0 है तो 2i के आर बराबर भी कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये कांस्टेंट है, इसका स्क्वायर करोगे तो कांस्टेंट का स्क्वायर आएगा, कोई मतलब नहीं है, यानी i इंटू के आर बराबर कांस्टेंट। i का मान, अब वस्तु किस प्रकार से गति कर रही है उस हिसाब से आपको ये कहानी लेकर के क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। यानी मैं कर दूं इसमें i1 के आर 1 या डैश जो भी आप लिखना चाहो, या इसको वैसे मान लो जिसे मैं कहता हूं के आर समानुपाती आई, सॉरी कर दो 1 अपॉन आई, या इसको मैं लिखूं यहां पर के आर डैश अपॉन बेटा जी के आर इज इक्वल टू, हम इसको कर दें आई अपॉन आई डैश। अब आई डैश आपको दे देंगे, आधा हो गया, दुगुना हो गया, फिर आपसे पूछ लेंगे। तो कॉमन बात देखें आप कि जब यहां आई इंटू में कॉन्स्टेंट है ना, तो जैसे मैंने इस तरह से यहां पे बात करी कि इस प्रकार सिस्टम में आई के बढ़ने से क्या होगा, के आर यानी वस्तु की घूर्णन गति ऊर्जा घटेगी। ठीक उसी प्रकार से उस वाले केस में देखूं तो उसमें देखें आप कि ओमेगा समानुपाती कितना 1 अपॉन आई है, तो आई के बढ़ने से उसकी कोणीय चाल कम हो जाएगी, यानी वो कम दर से घूमना शुरू कर देगी, वो धीमे घूमना शुरू कर देगी। तो आई का बढ़ना घटना सबसे बड़ा रोल पैदा करता है इसमें। तो मेनली क्वेश्चंस आपके यहां से आने हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस में तो इतना है कि जे इनिशियल इज इक्वल टू जे फाइनल। तो क्वेश्चंस जो है ना COLM पे भरमार है इनकी क्वेश्चंस की, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं, पर उन सारे क्वेश्चंस को जब करना आपको है तो बस उसका एक ही हथियार है, उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट आपके फिक्स हैं,
जैसे बता दूं आपको सारे क्वेश्चंस करने का बिल्कुल सिंपल तरीका। तो 4 क्वेश्चंस आपको जो इसमें बात याद करने वाली हैं वो क्या है, देखो उसके लिए आप 3 चीजें ढंग से याद कर लो। एक तो जे इनिशियल पूरे सिस्टम का इज इक्वल टू है जे फाइनल। मान लो सिस्टम में 2 वस्तुएं हैं, जैसे मैं यही लिख दूं, मान लो 2 वस्तुएं हैं इसमें, तो J1 J2 ये इनिशियल, ये उसका इनिशियल बराबर J1 प्लस J2 जो 2 वस्तुएं हैं, ये इसका फाइनल और उसका फाइनल। जैसी कंडीशन है अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगी। एक तो कहानी इस पे लगातार रहेगी। दूसरी, इसमें मैंने कहा आपको कि जो आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट वाला ये खेल आपको करना पड़ेगा। तीसरा वो हो गया आपका आई इंटू के आर बराबर भी कांस्टेंट। तो मेनली क्वेश्चंस इससे ही आएंगे, जिसमें इस वाले में हमने कहा आई जितना बढ़ेगा, इसमें ये बात आप ऐड कर सकते हो, ओमेगा समानुपाती 1 अपॉन ये आई। जितना आई बढ़ेगा उतना ही कोणीय वेग घटेगा, यानी धीमी गति से चलना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक व्यक्ति खड़ा है ऐसे, तो उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी लंबाई में है। जब वो अपने आप को सिकुड़ ले ऐसे, है ना, जितना अपने आप को सिकुड़ लेंगे तो मास पूरा का पूरा सेंटर मास की तरफ शिफ्ट हो गया। तो मास मोर डिस्टेंस, जैसे अभी मेरी कंडीशन है उसमें आई ज्यादा है, जैसे मैं अपने आप को सिकुड़ लेता हूं तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। जितना मेरा आई कम होता है उतना ही ओमेगा बढ़ जाता है। ओमेगा बढ़ना मतलब अधिक कोणीय चाल से तेजी से गति होगी। और आप ये भी जानते हो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी है। तो ओमेगा का बढ़ना मतलब आवर्तकाल घटना। आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय। तो अब जैसे आप भी एक मान लो अपन किसी ऊंचाई पे खड़े हैं, ठीक है, फिर वहां से अपन छलांग मारते हैं। तो छलांग मारने के बाद इस प्रकार से अपने शरीर को ऐसे पलटी मारते हुए मान लो अपन नीचे छलांग मारते हैं, तो कैसी कंडीशन में आप ज्यादा कलाबाजी कर पाएंगे? तो अधिक से अधिक कलाबाजी करने के लिए, यानी ऊंचाई आपके पास फिक्स है, जब कोई प्रक्षेप पे जाता है तो आप जानते हैं उसको नीचे गिरने में लगा समय बराबर है, पर उस समय में अपन कितने चक्कर यहां लगा सकते हैं, कितनी अच्छी कलाबाजी कर सकते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करेगा आपका ओमेगा कितना है, आपका कोणीय वेग कितना है। कोणीय वेग जितना कम से कम होगा आवर्तकाल उतना ज्यादा होगा। आवर्तकाल अधिक है तो चक्कर लगने में समय ज्यादा लगेगा। और जितना आपका कोणीय वेग बेटा जी कम है, उल्टा कर दूं, जितना कोणीय वेग आपका ज्यादा है उतना आवर्तकाल कम है, यानी एक चक्कर को पूरा करने में, एक पलटी मारने में जो लगा समय उतना ही आपका कम से कम होगा। जितना आवर्तकाल कम होगा उतनी ज्यादा आप कलाबाजी खा पाएंगे। तो क्या करें अपन? अधिक से अधिक कलाबाजी के लिए आवर्तकाल कम से कम, कोणीय वेग अधिक से अधिक, और कोणीय वेग के अधिक से अधिक होने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम से कम होना चाहिए। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोर मास मोर नजदीक, जितना मास कम से कम दूरी पे होगा, पास से पास होगा, उतना उसका आई कैसा होगा, कम से कम होगा। इसलिए जैसे अपन पलटी मारने वाला कलाबाजी का खेल देखते हैं तो वहां कलाबाज क्या करता है, वो अपने आप अपने शरीर को समेट लेता है, समेटने के कारण उसकी कहानी बन पाती है। बात पहले बड़ी, तो ये कहानी आप समझ सकते हैं। सेकंड थिंग देखो, मान लो अपन जिस झूले में बैठे हैं, ठीक है, झूले में बैठे हैं ऐसे बिल्कुल, और झूला मान लो अपन ने, किसी ने आपको सपोर्ट दिया, आप झूला झूल रहे हो, क्लियर। झूला झूलते समय जो टॉप पॉइंट है, जैसे झूले की 2 रस्सियां हैं, आप बीच में खड़े हैं, तो आपका फोर्स एम जो नीचे एन ऊपर है, वो कहाँ, जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहे हो वहां से उसकी रेखा निकलेगी। और आप देखिए उस निलंबन बिंदु के परितः है जो ग्रेविटेशन फोर्स है और अभिलंब बल, दोनों का बलागुण कितना, 0 है। बलागुण 0 मतलब होना यह है कि अब कोणीय संवेग रहेगा सुरक्षित। अब देखो सुनो काम की बात, कि झूले वाले केस में कोणीय संवेग सुरक्षित रहेगा, पक्की बात हो गई। अब अपन इस तरह से खड़े हैं और मान लो अचानक हमने क्या किया, अपनी भुजाएं ऐसे फैला ली। जैसे अपन ऐसे अपनी भुजाएं, मान लो मैं इस तरह से झूल रहा हूं और अचानक मैं अपनी भुजाओं को फैलाता हूं, तो भुजाओं को फैलाते क्या हुआ, मोर मास मोर डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बढ़ने से कोणीय वेग घट गया, यानी अब झूला कम गति से, यानी स्लो हमें कम हो गया तो स्लो चलना शुरू कर दिया, यानी एक चक्कर को पूरा करने का समय बढ़ गया, आवर्तकाल उसका बढ़ जाएगा। आप स्केटिंग करते हो तो स्केटिंग करते मान लो एक स्केटर होता है, वो चलते चलते अपने पैरों को फैलाता है या पैरों को पास लाता है, तो आप क्या फील करते हो? जब भी उसको अचानक कहीं रुकना हो, स्टॉप करना हो, अपनी गति को कंट्रोल में करना हो, तो पैर वो फैला लेता है,
तो जैसे ही पास ले आता है तो होता है क्या उससे, जब पैर फैलाता है बेटे जी तो पैर के फैलाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बढ़ने से ओमेगा कम हो गया। अब एक चक्कर को पूरा करने का समय बढ़ गया, अब आराम से लेगा, स्लो हो जाएगा। ये सारे के सारे खेल जो हैं वो किस पे बेस्ड हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है। बात क्लियर? तो ये आपका मोटे तौर पे आ गया। अब हम इस लेक्चर में एक लास्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, और वो है बेटा जी इस कॉन्सेप्ट पे टी समानुपाती आर स्क्वायर पर। क्वेश्चन क्या है वो देखें आप। अच्छा, एक क्वेश्चन अपन इसमें एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। एक तो है स्टेज फर्स्ट का 58 क्वेश्चन, पहले उसको देखें आप। उसमें क्वेश्चन एक ऐसा है कि एक बच्चा अपने हाथों को समेटते हुए एक प्लेटफॉर्म के केंद्र पर खड़ा है, हाथों को समेटते हुए प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो, क्लियर, तथा प्लेटफॉर्म अपनी केंद्रीय अक्ष के प्रति घूर्णनरत है, वो घूम रहा है। भी कोई प्लेटफॉर्म है और वो घूम रही है, ठीक है, स्वतंत्र है। निकाय की गतिज ऊर्जा के दे रखी है। अब कह रहा है बच्चे द्वारा हाथों को फैलाने पर, हाथ उसने फैला लिए, हाथों को फैलाने पर निकाय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया, तो उसकी अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो आप इससे क्वेश्चन कर सकते हो ना। उसने क्या बोला, देखो उसने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका डबल हो गया, यानी आई तो था, आई डेज कितना हो गया 2i, उड़ाओ इसको तो कितना 1/2। तो अब इसमें आपको निकालने के आर डेज कितनी, KR/2, तो गतिज ऊर्जा आधी रह गई। क्वेश्चन बन गया स्टेज फर्स्ट का 58। अब आते हैं अपन क्वेश्चन, देखो ये एग्जाम्पल 21 पे आ जाएं, और इसकी ठीक पैरेलल दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो उसमें कह रहा है यदि पृथ्वी का आयतन सिकुड़कर, एग्जाम्पल 21 देखें, यदि पृथ्वी का आयतन अचानक सिकुड़ करके वर्तमान आयतन का 1/64 हो जाए, 1/64 हो जाए, तो अब दिन की लंबाई कितनी होगी? दिन की लंबाई कितनी होगी, ऐसा एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। दिन की लंबाई कितनी होगी? तो देखें इसमें पहली बात तो ये देखो, ये मान लो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी जो घूमती है तो एक तो इसका, एक तो है परिक्रमण, एक है इसका घूर्णन, और अपनी इस घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं। तो दिन की अवधि कितनी होती है? तो इसका अभी जो रियल टाइम है दिन की अवधि का वो है 24 आवर्स। एक दिन 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अचानक घूम रहा है, अब देखो इस पृथ्वी पे बल कौन लगा रहा है? सूर्य। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स। वो कहां से पास हो रहा है? इसके सेंटर से। तो इस सेंटर के अबाउट तो ओनली एक ही फोर्स है, और इस एफ जी देखो आप, इस सेंटर से पास हो रहा है, तो सेंटर के प्रति है इसका बलागुण 0 है, इसलिए इस गति में घूर्णन अक्ष के प्रति है पृथ्वी का कोणीय संवेग सुरक्षित रहेगा। मानना ही पड़ेगा अपने को। अब सुरक्षित रहेगा तो देखो अपन ने कहा J = I ओमेगा बराबर कितना, √2I KR बराबर कांस्टेंट। अब क्वेश्चन किस प्रकार का उससे आपको देखना है, आपको यहाँ पे निकालना है क्या, दिन की अवधि तय करनी है। तो देखो अब एनर्जी वाला खेल है क्या, कौन सा मास वाला है? इसमें क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन आपका था यदि पृथ्वी का आयतन सिकुड़ करके वर्तमान का 164, यानी आयतन को आप सिकोड़ रहे हो, आयतन को सिकोड़ करने से उसकी रेडियस है वो कम होगी, तो आपको, और आवर्तकाल पूछ लिया तो इसको ले लें भाई, है ना। तो इससे अपन क्या देखें, आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट, या मैं इसको लिखो आई हमारे पास हो गया ठोस गोला, पृथ्वी कैसे रूप में काम करे, ठोस गोला, तो इसको लिखूंगा 2/5 mr² इंटू 2π/t बराबर कांस्टेंट 2π और 2/5 m तो है कांस्टेंट। इससे अपन क्या देखें, t को यहां ले आता हूं, तो देखो आप t समानुपाती क्या हो गया, r का स्क्वायर, और प्रश्न आप जब करेंगे तो t/t बराबर हो गया आपका r/r, और इसकी पावर कितनी बेटा जी, 2। अब आपको r' देखना कि r' कितना हो गया। प्रश्न क्या था कि वस्तु या पृथ्वी का आयतन सिकुड़ करके वर्तमान आयतन का 1/64 हो गया। आपको दे रखा क्या, देखो आप बोला कि v' है वो कितना, v/64 है, क्लियर। अच्छा, अब वॉल्यूम क्या है, ठोस गोला, तो वॉल्यूम इसका पहले v कितना है, 4/3 πr3 है ना। तो v समानुपाती कितना, r की पावर, तो r कितना, v की पावर 1/3, आपको r निकालनी है। तो या तो इसको ऐसे कर लें, तो r समानुपाती v की पावर a/, आपको क्या चाहिए,
r का स्क्वायर, तो बेटर ये रहेगा कि अपने पास ये देखो r मेरे पास v की पावर 1/2 है, तो r स्क्वायर हो गया v की पावर 2/3 के समानुपाती। तो इसको यही निपटाते हैं। देखो अब तो t समानुपाती r की पावर 2 और वॉल्यूम की पावर कितना 2/3, तो मैं लिखूं इसको v डेस बटा v और इसकी पावर करूं 2/3। यही प्रश्न आपका हो जाएगा। और t कितना है 24 आवर्स पहले वाला। अब सुनो जी, वैल्यू पुट कर दूं यहां पर ही, v डेस कितना देखो 64v, सॉरी v बाई 64 और ये था v, तो इसको सोल्व करने पे कितना है 1/64। अब एक की पावर ये और इसकी पावर भी ये, इसकी तो 1 ही हो गया, यानी ऊपर तो है 1/64 का पहले कर दे 1/3 कितना हुआ 4 का स्क्वायर 16। तो टी डेज इज इक्वल टू बेटा हो गया 24/16 आवर्स। इसको अपन 8 से उड़ाएं तो 8 से काटे तो 3/2 आवर्स, यानी 1.5 आवर इसका आंसर आ गया हुआ ना। अब इसी का थोड़ा पहले वाला पार्ट, यानी क्वेश्चन जो नीट में पूछा गया वो कैसा क्वेश्चन है उसको देखो, आप पढ़ो। उसको आप लिख सकते हो, यदि पृथ्वी त्रिज्या सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाती है, कोष्टक में द्रव्यमान नियत, तो दिन की लंबाई कितनी हो जाएगी। वहां आपको रेडियस दे दी सीधी, तो आपको ओनली इसी से क्वेश्चन कर लेना है। और आर डेस क्या बोल रहा है, रेडियस आधी रह गई तो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो टी डेस कितना 24/4 6 आवर्स, उसका आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा जी अपन इस लेसन यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय CLC।